नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। दिल्ली गैंग रेप को लेकर पूरा देश गुस्से में है, लेकिन ये वो मामला है जो सामने आया है। यौन शोषण के ऐसे भी मामले हैं जो कहीं दफन हैं, कभी सामने ही नहीं आ पाते, कहीं तो अपने ही ऐसे घिनौनी वारदातों को अंजाम देते हैं जिनके जख्म उम्र भर दिलो दिमाग पर घर कर लेते हैं। तो कहीं मामले सामने आते हैं तो कमजोर कानून और सामाजिक बदनामी के डर से दब कर रह जाते हैं। तो फिर कैसे इन पर लगाम लगाई जा सकेगी? हरियाणा में पिछले महीनों एक के बाद एक दुष्कर्म के कई मामले सामने आए। उसके बाद दिल्ली गैंग रेप ने वहशियत की सारी हदों को पार कर दिया। पूरा देश गुस्से में है, लेकिन मामले यहीं थम नहीं रहे। हरियाणा में शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन ने मिलकर बच्चों को जब यौन शोषण के बारे में जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया, तो रेवाड़ी के 6 सरकारी स्कूलों में चलाए गए यौन शोषण जागरूकता अभियान में जो सच निकल कर सामने आया, वो बेहद डरावना और शर्मनाक नजर आया। बच्चों को कहा गया था कि अगर उनके साथ किसी भी तरीके से यौन शोषण हुआ है तो वो अपनी शिकायत एक बक्से में डालकर बता सकते हैं। इसके बाद हर स्कूल से करीब 20 से 25 शिकायतें मिली। इन शिकायती खतों का सच वाकई डराने वाला था। खत नंबर 1। पिछले 1 साल से स्कूल आते और जाते वक्त रास्ते में खड़े आवारा किस्म के 3 लड़के मुझे अक्सर परेशान करते हैं। ये आवारा लड़के 2-3 बार मेरी साइकिल को पकड़कर रास्ता रोक चुके हैं। खत नंबर 2। शादीशुदा युवक जो रिश्ते में मेरा भाई लगता है, अक्सर मुझसे गलत हरकतें करता है। एक दिन तो मुझे अकेला पाकर वह घर तक में घुसाया। मेरे साथ उसने जो हरकतें की। खत नंबर 3। मेरे सामने मेरी सहेली का हाथ पकड़ लिया गया। हम बेबस सहमे खड़े रहे। अब रोजाना का दर्द सहन नहीं होता। पुलिस मैडम को कहकर हमें इतना तो माहौल दें कि हम स्कूल आ जा सकें। गैंग रेप के खिलाफ जनता में आक्रोश है, लेकिन उतना ही बड़ा अपराध है मासूम बच्चों का यौन शोषण। ऐसी घटनाओं को किस तरह से रोका जा सकता है, क्या प्रावधान है कानून में और क्या कर रही है पुलिस, इसी पर बात करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अकील, आईजी लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा, उत्सव बैंस जो पेशे से वकील हैं, और डॉक्टर प्रीति अरुण जो मनोचिकित्सक हैं। अकील साहब, आपसे शुरुआत करूंगी। बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम कहा जा सकता है जो हरियाणा पुलिस ने शुरू किया शिक्षा विभाग के साथ मिलकर रेवाड़ी में, लेकिन आंकड़े देखें तो सिर्फ 6 स्कूलों में ये कार्यक्रम चलाए गए। उसके बाद बहुत कम नंबर है वो सामने आए हैं। लेकिन अगर हरियाणा में 21 जिले हैं, अगर हम पूरे सब जगह अगर ये अभियान चलाते हैं तो ये आंकड़े पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अब जब जो कुछ भी सामने आया, जो सच सामने आया है, पुलिस अब आगे इस पर क्या कार्रवाई करने वाली है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सराहनीय काम किया है रेवाड़ी पुलिस ने। और ये जो आप कह रही हैं कि अभी सिर्फ 6 स्कूलों में शुरू किया और 1 जिले में शुरू किया है, इसके पीछे कारण है कि ये एक तरह से हमारा पायलट प्रोजेक्ट है जी। इसको पूरी तरीके से देखेंगे चला के। इसमें जो कुछ कमियां महसूस की जाएंगी, कमियां पाई जाएंगी, उन पे फर्दर इम्प्रूव अपन करेंगे। उस पर डेलिब्रेशन होगा, पूरा प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग करके जहां कुछ कमियां होंगी उनको दूर करेंगे, और साथ में जो चीजें ठीक पाई जाएंगी इसकी, उनको हम उसी तरीके से आगे दूसरे जिलों में और दूसरे स्कूलों में उसे लागू करेंगे। ऐसा तो नहीं कि हमें और ज्यादा देर हो जाएगी? नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मंशा नहीं है हमारा कि देर करने का। लेकिन एक जैसे आपने सुना होगा कि एक कहावत है जो कि जुडिशरी के लिए ज्यादा बोली जाती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन साथ में एक दूसरा भी है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तो हम एक हेस्टी एक कदम उठाकर, हम नहीं चाहते कि हमसे कोई गलती हो जाए और इतना अच्छा कदम जो हमारी पुलिस ने लिया है वो शुरू में ही किसी गलती के कारण, किसी और वजह से, हमारी जल्दबाजी के कारण वो बीच में रह जाए। अकील साहब, कदम तो उठा लिया आपने, मामले भी सामने आ गए। अब जब ये मामले सामने आए, इन शिकायतों पर पुलिस कार्रवाई क्या करने वाली है? इन पे सभी पर जो भी जो एक शिकायत जैसे आपने बताया, तो एक शिकायत को देखकर और इसके ऊपर जो भी लॉफुल कार्रवाई बनेगी, जो इंडियन पीनल कोड के तहत बनती है या अदरवाइज बनती है, वो सारी कार्रवाई करेंगे। इसमें दोनों तरह की कार्रवाई है कि फर्दर प्रिवेंशन करना, जिससे कि और जो बच्चे हैं, जो छोटी बच्चियां हैं और जो और स्कूल्स हैं, वहां पर इस तरीके का ना हो, नंबर 1।
नंबर 2, जिन लोगों ने किया है अगर उनके नाम हमें अवेलेबल हो जाते हैं तो उस पर आईपीसी के तहत हम कुछ के उसमें बताया जा रहा है, कुछ के नाम अवेलेबल हैं, कुछ के नहीं हैं। कुछ लोगों ने बताया ही नहीं कि कौन थे जिन्होंने उनके साथ छेड़खानी की या यौन शोषण की शिकार हुई। तो उन मामलों पे भी हम बात करेंगे। उत्सव से बात करना चाहूंगी। उत्सव, आप अपना घर मामले में आप जांच समिति के सदस्य रहे हैं और इस मामले के कई पहलुओं को कोर्ट तक लेकर गए हैं। ये जो रेवाड़ी का मामला सामने आया है, आपको लगता है कि कानून क्या कर सकता है इस मामले में? क्योंकि मामले जो है पुलिस तक ही पहले तो बहुत कम पहुंचेंगे। कुछ एक जहां आप कह रहे हैं कि शिकायतें वहां एफआईआर दर्ज हो पाएंगी जहां आरोपी के नाम सामने आते हैं, जहां आरोपी के नाम ही नहीं सामने आ रहे हैं। कुछ तो मैं नीरज कुमार का, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें कहा था 96% ऐसे मामले जो परिचित तो ही के ही होते हैं। शायद इन बच्चों के साथ भी ऐसे ही कुछ मामले रहे होंगे। तो उस पर अब कानून क्या कर सकता है? आगे न्यायपालिका में क्या प्रावधान है? देखिए, न्यायपालिका में जो प्रावधान इंडियन पिनल कोड में जैसे अखिल साहब बता रहे हैं वो है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पहली बात तो पुलिस ने बहुत सराहनीय कदम उठाया है जी, और जो एक लैंडमार्क साबित होगा अगर इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक आप लेके जा सके। दूसरी बात इसमें यह है, जैसे आपने सवाल उठाया कि कानून में संशोधन होना चाहिए, कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए ताकि ऐसे जो स्कूल्स हैं उनमें मैंडेटरी आप कर दें कि ऐसे कंप्लेंट बॉक्सेस लगे जी, और बच्चे अपनी बातें बता सकें। हमारे देश में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं वो अपना काम ही नहीं कर रही हैं। एक्चुअल में ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस ने स्टेप उठाया है, बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, लेकिन ये काम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का है कि रेवाड़ी की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी स्कूल में जाए और बच्चों से मिले। तो जब तक अपने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को हम इंप्लीमेंट नहीं करा पाएंगे ग्रास रूट में, तब तक ये ऐसी घटनाएं और सामने आती रहेंगी। और जैसी आपने बात बताई कि अगर हमारे कानून में ही एक ऐसी तब्दीली आ जाए, एक ऐसा अमेंडमेंट आ जाए फॉर द पॉजिटिव कि हर स्कूल में एक मैंडेटरी बॉक्स लगाएं और उस बॉक्स को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है वो चेक करे और आईपीसी के अंडर एक्शन ले, तो ऐसे केसेस बाहर आएंगे। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं कि लड़कियों ने नाम नहीं लिखे हैं अपने लेटर में, जैसा आपने मुझे बताया। वो प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चा ट्रस्ट नहीं कर पाता, डर भी है और ट्रस्ट भी नहीं है। पुलिस और जो हमारे जो काउंसलर्स हैं स्कूल के, उनका ये ड्यूटी है कि वो बच्चे को ट्रस्ट मिले। देन द पुलिस का रोल तब आता है, क्योंकि बच्चे को जब तक ट्रस्ट नहीं होएगा ना पुलिस में और हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और काउंसिल पे, तब तक बच्चा ओपन अप नहीं हो पाएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं जब 18 साल का था तो मैं एक स्लम कॉलोनी में जाता था काम करने। वहां पे एक बच्चा मिला जो अब्यूज का विक्टिम था, सेक्सुअल अब्यूज का विक्टिम था। उसने 2 साल बाद मुझे बातचीत करने के, अच्छा फ्रेंडशिप रिलेशनशिप डेवलप करने के बाद बताया, हो गया, लेकिन 2 साल लगे। 2 साल बाद उसने मुझे बताया कि मेरे ही फैमिली में कोई लड़का सॉडोमाइज करता था। तो आई वाज शॉक्ड। मैं उस दिन बड़ा शॉक हो कि इसने मुझको बात 2 साल बाद बताई है। तो बच्चों को ना ट्रस्ट नहीं होता। अकील साहब, आप क्या कहेंगे? बच्चे जब भरोसा ही नहीं कर पाते पुलिस पर, तो आप ये तो 2 साल उस बच्चे से लगातार मिलते रहे तब जाके उसने बताया, लेकिन अब यहाँ ऐसे मामले हैं जहाँ सैकड़ों की तादाद में शायद ऐसे मामले होंगे। किस पर भरोसा करेंगे बच्चे और कैसे बताएंगे अपना दर्द? ये मैं इसमें एक क्वेश्चन और भी आपका पीछे रह गया कि जो कंप्लेंट बॉक्स में जो डाले गए हैं उसमें कुछ एक के तो नाम दिए गए हैं। नाम देने का मतलब अक्यूज्ड पर्संस के नाम दिए, कुछ एक के नहीं दिए। तो जो नहीं दिए हैं मैं उसका भी आपको क्लियर कर दूं कि जिसके नहीं भी दिए गए तो ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है और पुलिस उसमें उस बच्चे को लेके आइडेंटिफाई भी करा सकती है, अदरवाइज अपने तरीके से भी और इन्वेस्टिगेशन करके उनके नाम भी निकाले जा सकते हैं और ज्यादातर केसों में निकल सकते हैं। 1-8% ऐसा हो सकता है जिसमें ना निकले। ये एक पहली चीज होगी। दूसरा, जैसा आपने कहा कि बच्चे को भरोसा नहीं होता, सबसे पहले जो मैं माँ बाप को भी भरोसा नहीं होता, मैं आपको यही कह रहा हूँ, पुलिस के पास जाएंगे तो उन्हें सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसमें कई इश्यूज हैं। जो भरोसे वाली जो बात है, इसको ट्रस्ट डेफिसिट कह सकते हैं हम। तो ट्रस्ट डेफिसिट कई तरह का है। इसमें बच्चे का अपने माँ बाप पे नहीं है, बच्चे का अपने गुरुजनों पे नहीं है, और फिर इनका मिलाकर के पुलिस पे नहीं है या दूसरी अथॉरिटीज पे नहीं है। एक और सबसे बड़ी बात है कि कुछ एक बच्चों को ये पता ही नहीं है कि उनके साथ कुछ क्राइम हो गया। हाँ। ये उन्हें मालूम नहीं है जी। मैं इसका एक एग्जांपल देके बता सकता हूँ कि एक छोटी बच्ची जो कि अनफॉर्चुनेटली प्रेग्नेंट हो गई जी। उसको मालूम ही नहीं था। जब उसकी मदर ने उससे पूछा कि ये प्रेग्नेंट हो गई, किसके पास गई थी, क्या हुआ, तो उसने कहा कि मैंने तो किसी को किस किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई। ऐसे मामले हैं। ऐसे मामले हैं। तो बच्चों को बहुत सारी बातें पता ही नहीं होती कि उनके साथ कोई क्राइम हो गया या कुछ और चीज हो गई। जैसा आपने कहा कि जो जानने वाले होते हैं
तो जानने वालों से उसको ये नहीं मालूम कि ये कुछ गलत कर रहा है, उसे पता है ठीक ही कर रहा होगा। अंबाला से एक ऐसे ही मामला सामने आया था, उसमें लड़की ने पेट दर्द की जब शिकायत की तो वो शायद 7वां या 8वां महीना था उसका। डॉक्टर प्रीति, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अकील साहब भी कह रहे हैं, उत्सव बैंस ने भी कहा, आपने रेवाड़ी वाला मामला देखा, बच्चों पे डर होता है। पहले तो जैसे अकील साहब कह रहे हैं, पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या गलत हुआ है, बच्चे अवेयर ही नहीं है। रूरल एरियाज में माँ बाप शिक्षित नहीं है, स्कूलों तक बच्चे कहीं जा ही नहीं पाते। कुछ जो जा रहे हैं वो थोड़े बहुत जागरूक हो रहे हैं, जैसे अब जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनसे वो शायद और जागरूक होंगे, वो बात की बातें हैं। लेकिन अब जो जागरूक है नहीं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, उनका क्या माइंडसेट होता है, या उनके साथ अगर कुछ गलत होता भी है तो वो कई बार बता ही नहीं पाते, जैसा हमारे दोनों ही मेहमान कह रहे हैं कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि बच्चे ट्रस्ट नहीं कर पाते, पर मैं ये नहीं मानती कि उनको ये पता नहीं होता कि कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि बच्चे चाहे जितने भी अवेयर हो या नहीं हो, उनकी ये इंट्यूटिव पावर होती है कि कोई जो उनको छू रहा है वो अच्छी नीयत से छू रहा है या बुरी नीयत से छू रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो इस बात को अपने घर पे ही बताने की कोशिश करते हैं या किसी तरह अपनी फैमिली में किसी से भी, वो उनको ये लगता है कि उनकी बात को कोई मानेगा नहीं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि फैमिली में उनको, परिवार में नहीं लगता कि वो किसी पे भी भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कभी किसी ने उनको हर चीज के लिए ये बताया जाता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी गलती है। तो जब आप बच्चे को हर चीज पे ये कहोगे कि तुम्हारी गलती है, तो उसको इस चीज में भी लगेगा कि शायद मेरी गलती रही होगी। शिक्षा की कमी है कहीं ना कहीं इस मामले में, मुद्दे पर खुलकर बात नहीं की जाती अभी भी। हाँ जी, यौन शिक्षा की कमी है और इस मुद्दे पे खुल के बात नहीं की जाती। माँ बाप बच्चों को ये नहीं बताते कि कोई अगर तुम्हें गलत तरीके से छुए तो हमसे आके बताना, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि बच्चों की कुछ गलती होती है तो उसी को डांट पड़ती है। और बहुत कम ऐसा होता है कि किसी बच्चे की शिकायत पे उसके लिए कोई जाकर के लड़ ले। तो इसमें बच्चे के लिए मामले को दबा देते हैं कि छोड़ो, भूल जाओ, वो विश्वास नहीं करते। पहले तो विश्वास ही नहीं करते कि ऐसा कुछ हुआ भी होगा। तो आपको लगता है डॉक्टर, विश्वास नहीं करते या फिर उनमें अपने में हिम्मत की कमी होती है, इसलिए वो उस पर विश्वास करना नहीं चाहते, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। डॉक्टर प्रीति, शहरों में तो पेरेंट्स जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, रूरल एरियाज की जो मैं बात करूं, रेवाड़ी के गांव की ये खबरें आई हैं, माँ बाप भी शिक्षित नहीं है। आप जैसे बता रहे हो कि जनरल बता रहे हो आप कि पेरेंट्स विश्वास ही नहीं करते, वहां तो हालात और खराब होंगे। पेरेंट्स को फिर कैसे जागरूक किया जाए कि आप अपने बच्चे से बात करिए, या उनकी कोई प्रॉब्लम है उसे ऑब्जर्व करिए कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, उन्हें जानिए। कुछ समय पहले आपके चैनल पे शायद इसी कुछ सिमिलर से मुद्दे पे बात हो रही थी, तब भी मैंने कहा था कि इसके अंदर माँ बाप की एजुकेटेड होने का फर्क नहीं पड़ता, पर उन्हें बच्चे को ये भरोसा दिलाना जरूरी होता है कि अगर कोई तुम्हें छूता है और वो तुम्हें उसका छूना ठीक नहीं लगता तो हमें जरूर आके बताओ। जागरूकता अभियान, फिर से वही हम आगे कि हम जागरूकता अभियान ही चलाएं, वही सफलता हो, वही से हमें सफलता मिल सकती है इस मुद्दे पर। वो सबसे पहली स्टेज है जी। अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यौन शोषण के बढ़ते मामलों को कैसे रोक सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद अकील साहब मौजूद हैं, आईजी लॉ एंड ऑर्डर, उनसे हम बात कर रहे थे। अकील साहब, सिर्फ रेवाड़ी की हमने अभी बात की है, अभी जो दिल्ली वाला मामला आया है उसके बाद वहां हेल्पलाइन नंबर शुरू हो रहे हैं, पंजाब में भी ऐसा कुछ हो रहा है। आपको लगता है हरियाणा में भी आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं ताकि जो अगर ऐसे मामले आ रहे हैं आसानी से लोग पुलिस तक पहुंच सके? ये जो हेल्पलाइन नंबर की जो बात कही है, हरियाणा में ऑलरेडी पिछले करीब 2 महीने से हेल्पलाइन नंबर चालू हो चुका है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसका जो रिजल्ट है, जो रिस्पांस है वो काफी पॉजिटिव है। कितनी शिकायतें आई होंगी इसमें? पूरे हरियाणा में मिला के जो मैं अंदाजा कर रहा हूँ रफली 2000 के आसपास। माय गॉड, 2000 शिकायतें अब तक आ चुकी हैं। जी, लेकिन उसमें सभी तरह की शिकायतें हैं, ये सिर्फ कोई रेप या उससे रिलेटेड नहीं है। रेप की तो बिल्कुल ही शायद एक आधी होगी इसमें। ज्यादातर जो शिकायतें हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की हैं, और कुछ एक ऐसी हैं कि कोई एसएमएस पे ल्यूड एसएमएस भेजता है मोबाइल पे, कुछ ऐसे भी हैं कि मोबाइल पे गलत कॉल करता है, कुछ एब्यूसिव भी हैं,
कितनी कार्रवाई की गई इन मामलों पर? हर एक पर इंश्योर किया जा रहा है, उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन्ड है, प्रॉपर जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, कमेटी जाती है बाकायदे पूरी, वो सारे के सारे ऑफिसर जिसमें लेडी ऑफिसर भी हैं वो देखते हैं। आपको मैं बता दूंगा हरियाणा में हर एक डिस्ट्रिक्ट में या तो एक डीएसपी रैंक की अधिकारी या एक इंस्पेक्टर रैंक की अधिकारी। दुष्कर्म के काफी मामले सितंबर अक्टूबर में सामने आए, उसके बाद मेरे ख्याल से ये कड़े कदम उठाए गए। जी, ये कदम उठाए गए, साथ में और भी कुछ किया गया जो फास्ट ट्रैकिंग होती है जो मामलों की, जो केसेस की, तो हमने बहुत तेजी से जो भी केसेस थे उनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में दिया। अकील साहब, एक चीज और भी देखी गई है, ये तो हमने जैसे स्कूलों में जो आपने अभियान चलाया उसकी बातें, स्कूलों से ही हरियाणा से बहुत सारे मामले आए जहां अध्यापकों पर ही ऐसे आरोप लगाए छेड़खानी के, यहाँ तक कि ताले लगा दिए गए। उसके बाद माँ बाप इतने गुस्से में आए कि उन्होंने स्कूलों में ही ताला जड़ दिया। मतलब वहां भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो वहां फिर हम कैसे उन्हें सुरक्षा दे सकते हैं? क्योंकि जैसे अब चंडीगढ़ में ऐसा हो रहा है कि 10 मिनट पहले लड़कियों की छुट्टी कर दी जाती है स्कूलों में, अब जो कदम उठाए गए हैं, तो क्या हरियाणा में भी कुछ आप ऐसा सोच रहे हैं कि स्कूलों में ऐसे कुछ प्रावधान किए जाए? अब पंचकुला से भी एक खबर आई थी कि एक बुजुर्ग था, वो जो वहां बाहर ही खड़ा रहता था, वहीं से उसने नाबालिग बच्चियों को फुसलाया टॉफी के बहाने। गरीब बच्चे अगर उनको तो कुछ भी लालच दो तो वो बहल सकते हैं। ऐसे मामलों पे फिर पुलिस क्या करने वाली है? क्या वहां पे कुछ ऐसा सादे कपड़ों में कुछ लोग तैनात किए जाएंगे, कुछ ऐसा आप करने वाले हैं? जी हाँ, ये भी जगह जगह पर ये केस टू केस बेसिस पे करते हैं कि जहाँ जिस तरीके की थोड़ा सा प्रिवेलेंट होता है, तो स्कूलों पर भी, कॉलेजों के बाहर भी हम सादे कपड़ों में भी और साथ में जो यूनिफॉर्म में भी भेजते हैं। और एक काम और कर रहे हैं कि कॉलेजेस में या स्कूल्स में भेज के जो बच्चे हैं उनको जागरूक करने के लिए भी हम बताते हैं। हमारे एसपीज जाते हैं या जो और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं, लेडी ऑफिसर्स, वो जाकर के वहां पर जो बच्चों को जागरूक करते हैं। यानी आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, साथ में मैं और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आपने जो कहा कि जो बच्चे सिर्फ स्कूल्स में भी सुरक्षित नहीं है और स्कूलों में कुछ टीचर्स ने ऐसा किया, जहां जहां पर भी ऐसी शिकायत आई, जैसी नोटिस में आई, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट काफी सख्त कार्रवाई की गई। लेकिन साथ में मैं ये भी बता दूं कि इस टाइप के जो मामले हैं तो ये सबसे ज्यादा इंसेस्ट के होते हैं और ये घरों में बहुत ज्यादा हैं। जो जानकार हैं, नोन हैं, जो रिलेटिव्स हैं। ये भी सुनने में कि 96% मामले ऐसे ही होते हैं। उत्सव से मैं पूछूंगी, उत्सव जैसे कहा जा रहा है कि 96% जो लोग होते हैं जो यौन शोषण के मामले, दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं, वो अपने परिचित ही करते हैं। उन मामलों में क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो मामले तो बाहर ही नहीं आते? एक और सवाल है कि जो बलात्कार का कानून है बहुत पुराना है, उसे भी बदलने की जरूरत है। उसमें कितना बदलाव लाया जाना चाहिए ताकि आगे एक डर, एक खौफ पैदा हो सके लोगों को कानून का? देखिए, ऐसा है, अंग्रेज तो इस देश से चले गए लेकिन अपने पीछे एक एस्टैब्लिशमेंट छोड़ गए। उनके बनाए कानून, उनका बनाया सिस्टम, उनका बनाया सब कुछ हमारे देश में रह गया। जो हमारे आज की मौजूदा पॉलिटिशियंस और स्टेट के सारे लोग हैं वो उसको मिसयूज कर रहे हैं। तो हमारे देश में नॉट ओनली रेप का लॉ अमेंड होना चाहिए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सॉरी, जो पुराने जो कॉलोनियल रेलिक है, जो लॉज हैं, जो अंग्रेजों के बनाए जमाने का आईपीसी है और जो बाकी लॉज है, तो उनको सबको चेंज करने की जरूरत है। अगर आप आईपीसी में ही अच्छा बदलाव ला देंगे, क्रिमिनल लीगल सिस्टम इतना पावरफुल हो जाएगा कि अगर आप से फॉर एग्जांपल रेप का सेक्शन है 376, उसमें अगर आप ये ला दीजिए कि इस रेपिस्ट को अगले 2 महीने में सजा होनी है, द ट्रायल हैज टू बी कंक्लूडेड इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। अगर एक शहर में एक बलात्कार होता है, अगर 2 महीने के अंदर उस बलात्कारी को सजा हो जाए, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। तो नाउ द टाइम इज कि जुडिशियल सिस्टम को भी डेटरेंस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक नॉर्मल हमारे कंट्री में जो ये गुंडे हैं और जो ये रेपिस्ट हैं, इनके मन में डर खत्म हो गया। इनको लगता है कि हम चाहे किसका बलात्कार करें, कुछ भी करें, हम पुलिस को पैसे देके या कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बच सकते हैं। तो जो ये मेंटालिटी है, जो ये सेंस ऑफ इंप्यूनिटी है, जब तक हम इसको स्ट्राइक नहीं करेंगे तो तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे देश में आज भी 1 लाख से कमी है जजेस की, मतलब 1 लाख और जजेस की जरूरत है। हमारा जो कंट्री का बजट होता है एनुअल, उसमें सिर्फ 0.3% शायद अप्रोक्सीमेटली आप जुडिशरी में स्पेंड करते हैं। आप 1 लाख और जजेस लेके आइए, जस्टिस जब तक लोगों को नहीं मिल पाएगी तो पीपल विल बी फ्रस्ट्रेटेड। और जो दिल्ली में जो आज के टाइम हो रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन है। और इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 3-4 दिन 5 दिन हो चुके, रविवार का मामला था। ये लोग इसलिए इकट्ठे हो गए क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। आज आम आदमी से, मैं वकील हूं, मैं कितने लोगों को मिलता हूं, वो आके कहते हैं कि हमको इंसाफ नहीं मिलता है।
मेरे को भी 1 साल हुए हैं प्रैक्टिस करते कोर्ट्स में। मैं कितना दुखी फील करता हूं, कोर्ट में हम जाते हैं, जहां पे कोई रिच और पावरफुल है वहां पे तो बड़ी इजीली उसको इंसाफ मिल जाता है, लेकिन जहां बेचारा गरीब आ जाता है वहां पता नहीं सिस्टम को क्या होता है कि उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो जो आम आदमी है, जो गरीब है, उसको लगता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता, तभी वो बेचारा सड़कों पे आ रहा है और डंडे खाने को भी तैयार है, उसको डंडे से डर नहीं है। लेकिन वो हमारे एस्टैब्लिशमेंट को ये बोलना चाहता है कि आप हमारे देश में कोई ऐसा लैंडमार्क रिफॉर्म लाइए कि जस्टिस शुड बी अवेलेबल टू एवरी मैन। कोई बलात्कारी ये ना फील करे कि मैं इस बलात्कार करके बच सकता हूं, उसको 2 महीने के अंदर आप सजा दीजिए। बिल्कुल, तभी एक डेटरेंस हमारे बड़े बदलाव की जरूरत है, बड़ी बदलाव की जरूरत कानून है, में बड़ी और डेटरेंस के साथ होना चाहिए। कोई बलात्कार किसी शहर में हो, आप 2 महीने के अंदर सजा दीजिए। जयपुर में बलात्कार हुआ था, 4 दिन के अंदर उन्होंने सजा दी, उसके बाद टूरिस्ट कितना सेफ फील करते हैं ऐसी जगह में। तो ये जो दहशत गर्द हैं, जो ये रेपिस्ट हैं, जब तक आप इनको एक सजा नहीं देंगे, एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत नहीं करेंगे, तब तक ये होता ही रहेगा। और विमेन हमारे सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इतना बड़ा हमारा उनका परसेंटेज है हमारी सोसाइटी में। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन विमेन है, हमारी जो रूलिंग पार्टी है उनकी चेयरपर्सन विमेन है। तो इसमें वेट किस बात की कर रहे हैं? शायद हमें लगता है कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उससे कुछ ना कुछ ये लोग जागेंगे। ये ग्रैंड ओकेजन है हमारे देश में, राजनेता कुछ जागेंगे, बदलाव की ग्रैंड ओकेजन है। डॉक्टर प्रीति, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो मामले सामने आ रहे हैं, अव्वल तो बच्चे बोलते ही नहीं हैं, अब क्या सजेस्ट करते हो, क्या सलाह देते हो माता पिता को कि वो किस तरह से क्या करे कि अपने बच्चे की मानसिक स्थिति को समझ सके? और आपको क्या लगता है, क्या मानसिकता होती है जो ऐसे घृणित काम को करने के लिए प्रेरित करती है? देखिए, जो वकील साहब ने कहा था कि इंसेस्ट के केसेस, जो उत्सव बता रहे हैं कि लॉ स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, पर इंसेस्ट के केसेस के अंदर तो कैसे पहुंचेगा ही नहीं। कैसे पहुंचेंगे वहां तक? अब जैसे ये खत वाला मामला था, जो उस खत में था कि उसी का शायद कजन भाई था जो उसके साथ गलत रिश्ते का भाई लिखा हुआ था उसमें। ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाए? देखिए, इसके अंदर लॉ के अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जो चाइल्ड वेलफेयर, जुवेनाइल जस्टिस वाले वो सारे पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पर उससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोसाइटी में और हर घर में विमेन की जितनी रिस्पेक्ट है उसको चेंज होना पड़ेगा। सामाजिक बदलाव की जरूरत है, जिसके लिए कि हमें हर एक को अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी। क्योंकि इसके अंदर बहुत हद तक ये देखा जाता है कि जो जिस तरह का माहौल आप देख के बड़े होते हो, आप उन्हीं वैल्यूज के साथ आगे की अपनी जिंदगी जीते हो। तो अगर आपने अपने घर में वायलेंस देखी है और ये देखा है कि घर के अंदर आपकी माँ की कोई इज्जत नहीं है, तो आप भी और औरतों की इज्जत नहीं करोगे। तो ये हमें वहां से मानसिकता बदलने की जरूरत है। बेसिकली मानसिकता बहुत कम वक्त बचा है हमारे पास। आखिरी कुछ मिनट्स में, कुछ सेकंड्स में मैं आप सभी मेहमानों से कहूंगी कि क्या सलाह देना चाहते हो आप, हमारे दर्शक जो हमें जो देख रहे हैं, कि किस तरह से इन मामलों से बचा जा सकता है? वकील साहब, इन मामलों से बचने के लिए सबसे पहले जो माँ बाप हैं, सारा समाज है हमारा, ये अपनी जो बच्चियां हैं या जो छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको कॉन्फिडेंट करें, उनमें इस टाइप की भावना पैदा करें कि वो उनका कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप हो जाए। इसमें साथ में पुलिस की भी भूमिका आ जाती है, जो हमारे जो एनजीओज हैं उनकी भी भूमिका आ जाती है, जो बाकी जो और ऑर्गन्स हैं सोसाइटी के उनकी भी भूमिका। जैसे ही कॉन्फिडेंट लुकिंग होंगे उसके बाद में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि नॉर्मली उनके ऊपर करते हैं। उत्सव, आप देखिए, मैं तो यही मानता हूं कि अगर आप लोगों को इंसाफ देंगे और जो पीड़ित है उसको इंसाफ मिलेगा, और जो दुष्कर्म करने वाला है उसको आप उनको पनिशमेंट देंगे, तो इंसाफ तो एक मैसेज जाता है, जल्दी निपटाया जाए मामलों को, निपटाया जाए। और जजेस लेके आइए, जो 1 लाख जजेस के हमारे पूरे देश में कमी है पूरी हो, और स्पीडी ट्रायल हो। और इन जो बलात्कार ऐसे मामले हैं उसमें तो मैं मानता हूं कि 2 महीने के अंदर आप स्पीडी ट्रायल करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करें, और जल्दी से जल्दी हर इंसान को जस्टिस मिल पाए, तभी सिस्टम बदल पाए, कानून का तभी खौफ हो पाएगा, और आम आदमी की भी तभी फ्रस्ट्रेशन कम हो पाएगी। ठीक है, डॉक्टर प्रीति, आप क्या सलाह देना चाहेंगी पेरेंट्स को? मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों पे ज्यादा भरोसा करें और उनको बताएं कि सही और गलत टच क्या होता है, और आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इन घटनाओं से निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। कानून अपना काम करे, न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाए, और सबसे जरूरी एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाए, जहां किसी की तकलीफ से दर्द महसूस किया जा सके, किसी के आंसुओं में छिपे गम को देखा जा सके। तभी हम अपनी उन परंपराओं, उस गौरव को पा सकेंगे जिस पर कभी हमें गर्व था। लेकिन ये जिम्मेदारी हम सबको निभानी होगी। अब ये हम सभी को मिलकर तय करना है कि हम अपनी
आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरह का समाज चाहते हैं। इसी के साथ हम आज का प्राइम डिबेट यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।